With the help of different enzymes, DNA fragment is isolated from the donor organism. Now, same restriction endonuclease is used to cleave the vector DNA for linkage of gene of interest. With the help of ligase enzyme, rDNA is constructed, and now this recombinant DNA is introduced in the host cell for multiplying many copy number. Next topic is amplification of gene using PCR. देखिए यहाँ पर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट rDNA के साथ हमने इंट्रोड्यूस किया, एंजाइम्स को इस्तेमाल करके ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, लेकिन इसको समय भी लग सकता है और बहुत सारा मेंटेनेंस इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि न्यूट्रिएंट मीडियम प्रॉपर है या नहीं, बैक्टीरिया बाइनरी फिजन परफॉर्म किया या नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सारी चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा। एक अल्टरनेट मेथड डेवलप किया गया था जिसको नाम दिया गया PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. Word itself indicates that polymerization reaction occur by using the DNA polymerase enzyme. Polymerase enzyme दो टाइप के हैं, DNA polymerase and RNA polymerase. कौन सा एंजाइम हमको चाहिए डिपेंड करता है कि हमको कौन से डॉटर स्ट्रैंड का पॉलीमराइजेशन परफॉर्म करना है. तो इन दिस केस वी आर पॉलीमराइजिंग द DNA फ्रेगमेंट, दैट्स व्हाई एंजाइम यूज्ड इज DNA polymerase. ये आर्टिफिशियल DNA polymerase रहेगा जो आगे हम डिस्कस करेंगे. टॉपिक ऑफ स्टडी इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. रिएक्शन 3 स्टेप्स में रहेगी, तीनों स्टेप 1 बाय 1 रिपीट होंगी. स्टेप 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3. दैट इज साइक्लिक प्रोसेस. सो दिस मेथड ऑफ PCR was first developed by Kary Mullis, who also get Nobel Prize for the same. प्रिंसिपल्स आपको हमेशा याद रखने हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन. देखिए, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना. ये वर्ड एक्चुअली साउंड वेव्स से लिया गया कि जब हम कोई चीज कहते हैं और हमारे सामने बहुत बड़ा मॉब है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, पीछे तक हमारी आवाज नहीं जाएगी, इसलिए एम्पलीफायर का यूज किया जाता है. एम्पलीफायर आने वाले सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा करके पेश करता है. बड़े बड़े स्पीकर आपने देखे हैं, डीजेस देखे हैं, वो स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे. यहां पर एम्पलीफिकेशन हम किसका करने जा रहे हैं? जीन का. एक जीन ऑफ इंटरेस्ट हम यूज करेंगे एज अ पेरेंट और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट की हम बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, 1 बिलियन ऑफ द कॉपी. सो इट रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉपीज. इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉपी इज ऑल्सो नोन एज रेप्लिकेशन और the multiplication of gene of interest. multiplication. PCR मेथड के थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट की बिलियन ऑफ कॉपी बहुत शॉर्ट टाइम में क्रिएट होगी, इसलिए ये मेथड साइंटिस्ट लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. PCR का निकनेम इसलिए रखा गया पीपल्स चॉइस रिएक्शन. पीपल्स, C फॉर चॉइस एंड R फॉर रिएक्शन. पीपल्स चॉइस रिएक्शन. बट मेन जो फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ही रहेगा. PCR इज यूज्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस. कैरी मुलिस ने जो इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था, फॉर एग्जांपल वो ये इंस्ट्रूमेंट है. इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोसाइक्लर. थर्मोसाइक्लर ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करेगा और साइक्लिक रिएक्शंस इसमें परफॉर्म होगी. रेगुलेटर आपके पास में है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेगुलेटर, जैसे फैन का रेगुलेटर होता है हमारा, हमने 3 पॉइंट पर रखा फैन को तो 3 की कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा. 4 पॉइंट पे रखे तो 4 की स्पीड से कांस्टेंट घूमेगा. इसी तरह ये टेम्परेचर का रेगुलेटर है. इंस्ट्रूमेंट में आप जितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं कॉन्स्टेंटली उतना ही टेम्परेचर रहेगा. अगर आप बढ़ा दोगे तो बढ़ा हुआ उतना ही टेम्परेचर फिर कॉन्स्टेंट ये मशीन मेंटेन करेगी. ठीक है. अब थर्मोसाइक्लर इंस्ट्रूमेंट में 3 स्टेप्स होगी, इसलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस नाम दिया गया. और स्टेप से पहले हम आपको बता देते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी PCR के लिए. फॉर PCR देयर आर सेवरल रिक्वायरमेंट्स. नंबर 1, रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज DNA मॉलिक्यूल, जिसकी आपको डुप्लीकेट कॉपीज बनानी है. एक ओरिजिनल DNA तो आपको लगेगा ही लगेगा, नंबर 1. नंबर 2, आपको लगेंगे न्यूक्लियोटाइड्स जो कि सबस्ट्रेट का रोल प्ले करेंगे, और ये न्यूक्लियोटाइड रॉ मटेरियल की तरह हमको यूज करना है. एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, नाइट्रोजन बेस के साथ
चारों टाइप के मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, नंबर नेक्स्ट आपको यहां पर लगेगा आरएनए प्राइमर। प्राइमर मतलब शुरुआती पीस। हम रेप्लिकेशन तो डीएनए का करते हैं, लेकिन स्टार्टर हमको प्राइमर लगता है। एंड दिस आरएनए प्राइमर इज नॉट नेचुरल, इट इज सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया हुआ आरएनए के सेगमेंट को हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको एंजाइम लगेगा डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डॉटर स्ट्रैंड डीएनए बनना चाहिए और डीएनए का ही एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन हम करेंगे। बट जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज होता है ये हाई टेम्परेचर टोलरेट नहीं कर सकता, इसलिए कैरी मुलिस ने एक बैक्टीरिया में से स्पेशल एंजाइम निकाला। वो बैक्टीरिया को हॉट लिक्विड में रहने की आदत थी, एडॉप्ट हो गया था वो बैक्टीरिया। उसके एंजाइम भी हाई टेम्परेचर को इजीली बर्दाश्त कर सकते थे। बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस मतलब हाई टेम्परेचर पे रहने वाला, और एक्वेटिकस मतलब लिक्विड में, हॉट लिक्विड में रहता था बैक्टीरिया, गीजर्स में रहा करता था। गीजर मतलब जो गर्म पानी के फव्वारे वॉल्केनोस से निकलते हैं उसे गीजर कहते हैं। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया में से ये एंजाइम निकाला गया, इसलिए इसका नाम रखा गया टैक डीएनए पॉलीमरेज। टी फॉर थर्मस एंड एक्यू फॉर एक्वेटिकस। दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नाउ इन पीसीआर स्टेप नंबर 1, अब यहां पे हम रियल स्टेप्स स्टडी करने जा रहे हैं। नंबर 1 इज हीट डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। हीट डीनेचुरेशन, सबसे पहले आपने क्या किया कि जो ओरिजिनल जीन था आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसका 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज सपोज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्योंकि डीएनए का नेचर ही डबल स्टैंडर्ड होता है, आपने इसको थर्मोसाइक्लर में ऐड कर दिया। बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड बोथ स्ट्रैंड्स आर ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फर्स्ट स्टेप में जैसे ही आपने जीन यानी डीएनए को थर्मोसाइक्लर में अपलोड किया, थर्मोसाइक्लर का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। 90 to 94 डिग्री सेल्सियस रेंज ऑफ टेम्परेचर है। मोर प्रीफरेबल जो है वो 91 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने टेम्परेचर पर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, सो दैट डबल स्टैंडर्ड डीएनए गेट कन्वर्टेड इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड्स। ओके, और यहां पे डीएनए का नेचर लॉस्ट हो गया। नेचर ऑफ डीएनए गेट लॉस्ट इज कॉल्ड एज डी नेचर और डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। हीट की वजह से 91 डिग्री सेल्सियस पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू 2 एसएस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज एनियलिंग। देखिए, एनियलिंग का मतलब होता है अटैचमेंट। यहीं पर हम लिख देंगे ए फॉर एनियलिंग एंड ए फॉर अटैचमेंट। अब अटैच करना है आरएनए प्राइमर जो आपने लेबोरेटरी में कंस्ट्रक्ट करी। ये आरएनए प्राइमर के 2 छोटे छोटे सेगमेंट है, 17 to 30 न्यूक्लियोटाइड, 17 से 30 न्यूक्लियोटाइड लंबा एक फ्रेगमेंट है। एंड आरएनए प्राइमर इज ऑलवेज ज्वाइन टू द इनर साइड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये 2 जो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं, इन दोनों को अब हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक में हमने पढ़ा था। अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के इनर साइड में प्राइमर ज्वाइन होगा, वो भी 3' एंड की तरफ। ऊपर वाला टेम्पलेट देखिए तो ये ग्रीन कलर का प्राइमर हम ज्वाइन करते हैं। प्राइमर के पास में भी 2 एंड हैं और ये दोनों एंड अपने टेम्पलेट स्ट्रैंड से एंटी पैरेलल नेचर शो करेंगे, यानी टेम्पलेट पर जहां 3' है प्राइमर का वहां पे 5' हो जाएगा। एक डैश या एक एंड अगर 5' हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंड हो जाएगा हमारा 3'। एक प्राइमर ज्वाइन हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। इसको टेम्परेचर लगेगा अप्रोक्सीमेटली 55 डिग्री सेल्सियस एनियलिंग के लिए, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं एनियलिंग रिक्वायर द टेम्परेचर ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस। अनदर आरएनए प्राइमर इज आल्सो देयर विच ज्वाइन ऑन सेकेंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके पास में भी अपने 2 एंड हैं जो कि एंटी पैरेलल नेचर शो करेंगे टेम्पलेट के साथ में। टेम्पलेट का जहां 3' है वहां पर प्राइमर का 5' हो जाएगा और दूसरा जो एंड है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 3'। सो हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो गेट ज्वाइन। दिस इज एनियलिंग। अब एनियलिंग के बाद तीसरी स्टेप है हमारी पॉलीमराइजेशन, जिसको हम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। पॉलीमराइजेशन एंजाइम लगेगा टैक डीएनए पॉलीमरेज विच कैन टोलरेट द हाई टेम्परेचर। थर्मोस्टेबल एंजाइम है ये, यहां पर लिख देते हैं टैक डीएनए पॉलीमरेज इज थर्मो
stable enzyme isolated from Thermus aquaticus. Okay, thermostable enzyme. Polymerization is also called as extension. अब आप थर्मोसाइक्लर जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दीजिए जो सबस्ट्रेट का रोल प्ले करेंगे और टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री ज्वाइन हो गए, लेकिन इनको आगे ज्वाइन करने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. सो पॉलीमराइजेशन रिक्वायर दिस एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. न्यूक्लियोटाइड देखिए 3' के आगे अटैच होते जाएंगे. न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कनेक्ट होगा शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बीच में, एंड एक्सटेंशन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द 3' एंड. अब ये 3' यहां से कैंसिल हो गया क्योंकि 3' एंड को कहते हैं और एंड कहां पर आ गया, यहां पर, तो दिस विल नाउ बिकम 3'. इसी तरह जो दूसरा प्राइमर है इसके 3' के आगे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए फॉस्फोडाइस्टर के साथ और यह कहलाएगा हमारा एक्सटेंशन रिएक्शन परफॉर्म बाय टैग डीएनए पॉलीमरेज. 3' यहां से कैंसिल और 3' आ जाएगा एंड पर. ठीक है, तो इन दिस वे वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल. यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हुई. 3 स्टेप की एक साइकिल होती है. 30 to 35 साइकिल के बाद 1 बिलियन ऑफ द कॉपी हमको मिल सकती है डीएनए मॉलिक्यूल की. 30 to 35 साइकिल ऑफ द पीसीआर प्रोवाइड 1 बिलियन कॉपी डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट. फिर आप इसको जो डुप्लीकेट कॉपीज हैं इसको प्लाज्मिड के साथ लाइगेट कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं और फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं होस्ट सेल में. This is the diagrammatic presentation given in NCERT book. The PCR steps, 3 steps are there. देखिए फर्स्ट स्टेप है हमारा हीट डीनेचुरेशन. 91 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए अपने नेचर को लॉस कर दिया, डीनेचुरेशन. ठीक है, और जो डबल स्टैंडर्ड ओरिजिनल डीएनए था यहां पर दिया है ये 2 सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो गया. दिस इज 1 SS एंड दिस इज अनदर SS यानी सिंगल स्टैंडर्ड. फिर स्टेप 2 के अंदर आपने अप्लाई किया प्राइमर. तो ये देखिए नीचे 3' to 5' आरएनए प्राइमर है और ये दूसरे स्टैंड पर भी एक प्राइमर अपोजिट ओरिएंटेशन शो करता है ये अपने टेम्पलेट के साथ में. यहां पर भी प्राइमर का 5' है लेकिन टेम्पलेट का 3' है. ठीक है, अब यहां पर अप्लाई किया गया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो के रॉ मटेरियल्स हैं. टैग डीएनए पॉलीमरेज है थर्मस एक्वाटिकस का जो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है और इस एंजाइम ने 3' को पकड़कर आगे एक्सटेंड किया, खींचते हुए लेकर गया. यहां पर 3' आ गया एंड पर. नीचे वाले के 3' को भी एक्सटेंड करते गए, 3' आ गया एंड पर. सो वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ DS डीएनए. ऊपर वाला एक डबल स्टैंडर्ड और नीचे वाला भी एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ये फॉर्म हुआ एक्सटेंशन की वजह से. आरएनए प्राइमर के 3' को एक्सटेंड किया गया. 30 साइकिल्स के बाद में अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन डुप्लीकेट कॉपीज हमारी तैयार हो गई. अब नीचे देखिए लेबलिंग दी है, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है कि PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज पीपल्स चॉइस रिएक्शन. ईच साइकिल हैज 3 स्टेप. नंबर 1 डीनेचुरेशन, नंबर 2 एनियलिंग ऑफ प्राइमर एंड नंबर 3 एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर बाय टैग डीएनए पॉलीमरेज. नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्शन ऑफ जीन इन द प्लाज्मिड. तो लेट अस कंसीडर अगेन दिस इज आवर प्लाज्मिड. सपोज ये PBr 322 है या कोई दूसरा प्लाज्मिड भी हो सकता है. इस प्लाज्मिड पर आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ऐड कर दिया एज अ सिलेक्टेबल मार्कर. ठीक है, और इस प्लाज्मिड को क्लीव किया गया फॉर एग्जांपल BAM-H1 से, क्योंकि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी हमने BAM-H1 से ही आइसोलेट किया था. लाइगेज एंजाइम की मदद से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड टू एंड जुड़ जाएंगे एंड दिस विल बिकम यूर रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड द बैक्टीरियल सेल गेट ट्रांसफॉर्म्ड. बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, मतलब इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन आने की वजह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर बढ़ गया. ठीक है, तो गेट ट्रांसफॉर्म एंड इट कैन फाइट अगेंस्ट द एम्पिसिलिन. फॉर एग्जांपल कोई और भी बैक्टीरिया था लेकिन प्लाज्मिड इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो ये अनट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया कहलाएगा. अनट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, जिसमें प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब इसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कैरी नहीं किया और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी इसके पास में नहीं है. जब दोनों बैक्टीरिया को आप न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो करोगे, न्यूट्रिएंट मीडियम में आप ऐड कर देना एम्पिसिलिन. ठीक है, जो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन से फाइट कर जाएगा और अपनी कॉलोनीज को बढ़ाएगा. सपोज कर लेना कि उस बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो रिकॉम्बिनेंट है.
ठीक है। तो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम ट्रांसफॉर्म्ड को पहचान लेगी, अनट्रांसफॉर्म्ड किल हो जाएगा क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन से लड़ने की ताकत नहीं है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। सो इन दिस केस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि इसने सिलेक्ट किया ट्रांसफॉर्म्ड को अनट्रांसफॉर्म्ड से, अनट्रांसफॉर्मड अल्टीमेटली किल हो गए। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टू ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ऑब्टेन यानी हासिल करना है, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन। फॉरेन जीन को आप जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, एलियन पीस ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, या डिजायरेबल जीन भी कह सकते हैं। इस जीन को जब हमने होस्ट में इंट्रोड्यूस किया, इस मकसद के लिए इंट्रोड्यूस किया कि जीन होस्ट में जाने के बाद एक्सप्रेस होगा और डिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। वो प्रोडक्ट केमिकल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल, एंटीबायोटिक भी हो सकते हैं, ड्रग भी हो सकते हैं और प्रोटीन भी हो सकते हैं। तो ये फिर अपनी जनरल डायग्राम है। होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरिया, ये यूकैरियोटिक सेल भी हो सकता है, प्लांट या एनिमल सेल भी हो सकता है। तो होस्ट सेल मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी प्लांट सेल और इट मे बी एनिमल सेल, जिसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया गया। हम बैक्टीरिया कंसिडर करके चलते हैं क्योंकि डायग्रामेटिकली इजी होता है और बैक्टीरिया का रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में हायर होता है। दिस इज आर डीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यह फॉरेन जीन रेड कलर का एफ कर देते फॉरेन जीन। ये फॉरेन जीन एक्सप्रेस होना चाहिए और हमको मिलना चाहिए हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट। कैसे इसको ऑब्टेन करेंगे? जब हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया में, तो किसी भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का एम यही होता है कि हमको उस जीन का क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। इस जीन को एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड करनी जरूरी है। एप्रोप्रिएट कंडीशंस आर आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन और ऑप्टिमम कंडीशंस। अब ये ऑप्टिमम कंडीशन कौन सी हैं, कैसे प्रोवाइड करेंगे? आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि जीन रेड वाला फॉरेन जीन जिस ऑर्गेनिज्म में पहले था, तो उसको उस ऑर्गेनिज्म में टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, सबस्ट्रेट, ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में मिल रही थी और कितनी रेंज में मिल रही थी, वो सारी रेंजेस इन फैक्टर्स के आपको इस बैक्टीरिया में भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर उसको उधर टेम्परेचर मिल रहा था, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस, और बैक्टीरिया में आपने प्रोवाइड कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। इसको वही एनवायरनमेंट चाहिए जो पहले ऑर्गेनिज्म में इसको मिल रहा था। तो दीज आर कॉल्ड एज एप्रोप्रिएट कंडीशंस। एप्रोप्रिएट कंडीशंस आर टू प्रोवाइड ऑप्टिमम पीएच, टू प्रोवाइड ऑप्टिमम टेम्परेचर, then some salt are necessary for expression of the gene, then nutrient medium in the form of substrate, आपको विटामिन्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वाइटल अमाइंस, वाइटल मतलब जरूरी, नेसेसरी, अमाइंस मतलब अमाइन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से वर्ड बना विटामिन, एंड एक्सप्रेस होने के लिए जीन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मोर एंड मोर एटीपी आर रिक्वायर, और मोर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है हमारा ऑक्सीजन। तो दीज आर द 6 कंडीशंस विच आर प्रोवाइड एप्रोप्रिएटली और इन ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन। अब जो जीन एक्सप्रेस होगा, यहां पे 2 अलग अलग केसेस हैं। केस नंबर 1, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट की जो यील्ड है, क्वांटिटी है, वो बहुत कम रहेगी। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए आप बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो करेंगे। लेबोरेटरी में, सिंपली लैब लिख देते हैं यहां पर। तो बैक्टीरिया मस्ट बी डेवलप और ग्रोन इन द लैब कंडीशन, ठीक है, क्योंकि लैब में हम यूज करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। ये पेट्री प्लेट है जिसकी साइज बहुत कम है, जो सॉसर आती है हमारी चाय पीने की, उतनी साइज है इसका। न्यूट्रिएंट मीडियम की क्वांटिटी कम है। बैक्टीरिया को आपने न्यूट्रिएंट मीडियम पर इंट्रोड्यूस किया, तो ये बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, अपनी कॉलोनी बढ़ाएगा, 100, 200, 500, 1000 या 1 लाख बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है। सारे बैक्टीरिया के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट की एक कॉपी मौजूद रहेंगी। हर बैक्टीरिया अपने अंदर जीन को एक्सप्रेस करके अपना अपना प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो लेबोरेटरी में हम इस्तेमाल करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम। देखिए, न्यूट्रिएंट मीडियम ये वो न्यूट्रिएंट हैं जिसमें अगार पाउडर ऐड किया गया, और अगार की वजह से ये न्यूट्रिएंट मीडियम सेमी सॉलिड बन जाती हैं, मतलब जेली लाइक बन जाती हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम गेट जेली ड्यू टू एडिशन ऑफ अगार पाउडर, ठीक है।
फिर लेबोरेटरी के अंदर हम सिर्फ चेकिंग पर्पस के लिए बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, चेकिंग मतलब टेस्टिंग के लिए कि हमारा बैक्टीरिया डिजायरेबल प्रोडक्ट अपने अंदर बनाता है या नहीं बनाता है। अब देखिए दो एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर आती है, फिर उसके बाद हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन देखेंगे। नंबर 1 इज हेटेरोलॉगस होस्ट। हेटेरोलॉगस होस्ट, होस्ट बैक्टीरिया को देखिए, इसके पास जो फॉरेन जीन है ये इसका खुद का नहीं है, किसी और ऑर्गेनिज्म से आया, एडिशनल जीन बढ़ गया बैक्टीरिया में। इस बैक्टीरिया को जिसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया गया इसको कहा जाएगा हेटेरोलॉगस होस्ट। द होस्ट, यहां पर हम होस्ट किसको कंसिडर कर रहे हैं? बैक्टीरिया को। द बैक्टीरिया दैट कंटेन फॉरेन जीन विच इज नॉट ऑफ इटसेल्फ, जो इसका खुद का नहीं है, तो फॉरेन जीन कंटेनिंग वाले बैक्टीरिया को हेटेरोलॉगस होस्ट नाम दिया गया। नंबर 2, अब ये जीन जब एक्सप्रेस होगा तो अपना प्रोडक्ट बनाएगा। ये प्रोडक्ट भी बैक्टीरिया का खुद का नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, ये फॉरेन जीन का प्रोडक्ट है। बैक्टीरिया के अपने खुद के भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन P1, P2, P3 इस तरह से, और इसके अलावा P4 भी फॉर एग्जांपल सिंथेसाइज हो गया। तो ऑल दिस प्रोटीन गेट जॉइन ईच अदर एंड इट विल फॉर्म द R प्रोटीन, दैट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो ये रिकॉम्बिनेंट जीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हेटेरोलॉगस होस्ट में सिंथेसाइज किया। जो होस्ट हेटेरोलॉगस रहेगा उसमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। ठीक है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हम लेबोरेटरी में करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम में स्मॉल क्वांटिटी के अंदर फॉर टेस्टिंग। अब टेस्टिंग अगर पॉजिटिव साबित हुई कि भाई सारे बैक्टीरिया जो कॉलोनी बनाते हैं अपने अपने अंदर डिजायरेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज करते हैं, अब हमको जाना पड़ेगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन लेबोरेटरी में नहीं बल्कि इंडस्ट्री में परफॉर्म की जाएगी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आपको न्यूट्रिएंट मीडियम भी हायर अमाउंट में सिंथेसाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा वेसल है, लार्ज वेसल, जिसकी कैपेसिटी 100 लीटर टू 1000 लीटर है। इस वेसल को नाम दिया जाएगा बायो रिएक्टर। पेट्री प्लेट की साइज बहुत छोटी थी, उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम बहुत कम बैठा। यहां पर जो न्यूट्रिएंट मीडियम आप ऐड करोगे इसमें अगार पाउडर ऐड नहीं किया जाएगा, नो अगार। अब अगर अगार पाउडर ऐड नहीं करोगे तो इट रिमेन लिक्विड, और लिक्विड को कहा जाएगा सस्पेंशन मीडियम। सस्पेंशन मीडियम भी कह सकते आप, सस्पेंशन कल्चर भी कह सकते हैं, और इसको एक और नाम दिया जाता है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ठीक है, इस टैंक में आपके पास में दो पाइपलाइंस रहेंगी, एक रहेगा आपका इनलेट और एक रहेगा आपका आउटलेट। इनलेट से आप ऐड करते जाएंगे फ्रेश मीडियम या फ्रेश न्यूट्रिएंट्स, और आउटलेट से बाहर निकाले जाएंगे यूज्ड न्यूट्रिएंट्स या यूज्ड मीडियम। इस ड्रेन आउट, ड्रेन यानी बहा करके बाहर निकाल लेना। यहां पर एक टैप लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, और यहां पर बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर। पेट्री प्लेट में जो बैक्टीरियल कॉलोनीज थी वो सबके सब रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया थे, आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट बना रहे थे। उन सारे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को स्पून से निकाल करके इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ब्रॉथ में या सस्पेंशन कल्चर में ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए सारे बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट खा ले रहे हैं, तो इस टैंक में जो मीडियम है उसके न्यूट्रिएंट धीरे धीरे रिप्लेनिश यानी खत्म होते चले जाएंगे। आप इसलिए एक साइड से फ्रेश मीडियम ऐड करेंगे ताकि बैक्टीरिया को हमेशा फ्रेश मीडियम या फ्रेश न्यूट्रिएंट मिलते रहें और बैक्टीरिया हाईएस्ट एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाए। बैक्टीरिया इंटर इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज, और फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज जो होती है ग्रोथ पैटर्न में, उसे हम कहते हैं लॉग फेज। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि दुनिया का हर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ पैटर्न सिग्मॉइड ग्रोथ शो करता है। ये एक्स एक्सिस है और ये फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस है। ग्रोथ कर्व पैटर्न इज एस शेप कर्व्ड, इट इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड कर्व। बैक्टीरिया भी सिग्मॉइड कर्व को शो करेंगे। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इनिशियल जो ग्रोथ होगी वो स्लो ग्रोथ होगी, इसको नाम दिया जाएगा LAG, लैग फेज। लेकिन पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक ये वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ ग्रोथ है और एक्स एक्सिस के ऊपर फॉर एग्जांपल टाइम है। तो आप देखिए कम समय के अंदर बी से सी तक फास्टेस्ट ग्रोथ हुई, इस फेज को नाम दिया गया लॉग फेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फेज। लेकिन सी से लेकर डी तक न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबल होने की वजह से
कांस्टेंट ग्रोथ हुई, स्टेशनरी ग्रोथ हुई, स्टेशनरी भी कह सकते हैं, स्टैटिक भी कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो हमको ये सी से लेके डी तक वाला जो कर्व है ये नहीं चाहिए। अब ये कर्व कब आएगा? जब न्यूट्रेंट अनअवेलेबल रहेंगे, इसलिए हमने एक साइड से फ्रेश न्यूट्रेंट हमेशा ऐड किए। तो ये सी वाला पॉइंट है, कंटिन्यू आगे बढ़ता चले जाएगा और बैक्टीरिया कैसी ग्रोथ शो करेंगे? फास्टेस्ट ग्रोथ। फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज में रहेगा बैक्टीरिया, लॉग फेज में। एंड दिस पैटर्न, ये जो पैटर्न है जिसमें एक साइड से आप फ्रेश मीडियम ऐड करते जा रहे हैं, दूसरी साइड से यूज मीडियम ड्रेन ऑफ करते जा रहे हैं, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज कंटीन्यूअस कल्चर। कंटीन्यूअस कल्चर, याद रखिए, कंटीन्यूअस कल्चर की वजह से बैक्टीरिया हमेशा लॉग फेज में रहेंगे, फास्टेस्ट ग्रोथ शो करेंगे। ठीक है, अब बायोरिएक्टर आपके पास में दो टाइप्स के हैं, एनसीईआरटी बुक में डायग्राम के साथ शो किया गया। एक है सिंपल स्टायर्ड टाइप। देखिए, स्टायर का मतलब होता है घोलना, जैसे हम शरबत में या दूध में शक्कर है उसको स्पून से घोलते हैं, चमचे से घोलते हैं, उसे स्टार्ट कहते हैं। एंड सेकंड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज स्पार्जेड स्टायर्ड टाइप। इन दोनों में दो मेन फर्क याद रखिए। जो सिंपल स्टायर्ड बायोरिएक्टर है, इसकी बेस इस तरह से कर्व रहेगी, कर्व बेस, एंड दिस इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। स्पार्जेड स्टायर्ड बायोरिएक्टर का जो बेस है वो फ्लैट बेस रहेगा इस तरह से। फर्स्ट डिफरेंस, बेस इज कर्व्ड, बेस इज फ्लैट। सेकंड डिफरेंस ये कि स्पार्जेड स्टायर में ऑक्सीजन बबल्स जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जो कि स्टेराइल ऑक्सीजन रहेगा, मतलब उसमें और कोई दूसरे माइक्रोब्स या इंप्योरिटीज नहीं रहेगी। लेकिन जो सिंपल स्टायर्ड है, इनमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम टॉप टू बॉटम रहेगा, ऊपर से नीचे ऑक्सीजन आएगी। ये दो डिफरेंसेस हैं। हमको सिलेबस में ये वाला यानी सिंपल स्टायर बायोरिएक्टर डिटेल में दे रखा है। इसमें बहुत सारी कंट्रोल्ड कंडीशंस बनाई जाती हैं। एग्जांपल, एजिटेशन सिस्टम, ये बायोरिएक्टर एजिटेट होगा मतलब धीरे धीरे वाइब्रेट होता रहेगा। इसमें आपके पास रहेगा फोम कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, मतलब O2 डिलीवर करना पड़ेगा ना आपको न्यूट्रिएंट मीडियम में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के बाद पीएच मीटर रहेगा ताकि आप पीएच चेक करते रहें और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। देन टेम्परेचर मेजरिंग सिस्टम, टेम्परेचर मेंटेन कम ज्यादा करके आएगा आपको। सॉल्ट, सबस्ट्रेट, विटामिन, ये सारी चीजें, ठीक है, इस बायोरिएक्टर में प्रेजेंट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक शाफ्ट है और इस शाफ्ट के 3 लेवल पर फैन है। ये फर्स्ट फैन जो न्यूट्रिएंट मिक्सर कहलाएगा, सेकंड लेवल पर जो फैन है ये ऑक्सीजन मिक्सर कहलाएगा, और तीसरी लेवल पर न्यूट्रिएंट मीडियम की सरफेस पर एक फैन रहेगा जो फोम रिमूवल कहलाएगा। ये शाफ्ट मोटर से कनेक्टेड है। जब आप बटन स्टार्ट करोगे तो शाफ्ट रोटेट होगा, तीनों फैन रोटेट होंगे, न्यूट्रिएंट मिक्स होगा बॉटम में, ऑक्सीजन मिक्स होगा, और जो फोम है वो रिमूव होगा टॉप मोस्ट बॉटम। यहां पर पीएच मीटर है और थर्मामीटर है जो पीएच और टेम्परेचर बार बार बताते चले जाएंगे किस तरह से पीएच बढ़ा या कम हुआ। तो दिस इज द वर्किंग। नेक्स्ट, अब जब मोटर आप स्टार्ट करोगे, शाफ्ट रोटेट होगा, तो हमारा जो वॉशिंग मशीन होता है या मिक्सी होती है, वॉशिंग मशीन या मिक्सी में मसाले या कपड़े कैसे गोल गोल रिवॉल्व होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सारे बैक्टीरिया भी रोटेट होंगे। बैक्टीरिया के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, सारे बैक्टीरिया बार बार कोलिजन परफॉर्म करेंगे, टूट फूट जाएंगे। बैक्टीरिया के अंदर जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं, चाहे वो मैक्रो हो या माइक्रो, सब सेपरेट हो जाएंगे। डीएनए, आरएनए, बैक्टीरिया का नेटिव प्रोटीन, आपका डिजायरेबल प्रोटीन भी उसमें प्रेजेंट रहेगा। ये सारा जो मिक्सचर है ये फॉर्म हो गया फॉर एग्जांपल बायोरिएक्टर में। अब मोटर बंद कर दीजिए और जो आपका ये आउटलेट रहेगा, बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर निकाल लेने के बाद में इससे आप सैंपल निकालोगे एक छोटे से बीकर में, ठीक है। अब इस सैंपल को डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करनी की, मतलब इसको मार्केट में लॉन्च नहीं करना है। मार्केटिंग से पहले कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये तो मिक्सचर है, इसमें अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी हैं और आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट भी हैं, तो सबको सेपरेट करना पड़ेगा ताकि आप डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें। तो फर्स्ट स्टेप इज सेपरेशन बाय डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। अलग अलग सेपरेशन टेक्निक है, जैसा कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, डेंसिटी ग्रेडियंट है, बहुत सारी टेक्निक है। तो किसी भी सेपरेशन टेक्निक से आपके डिजायरेबल प्रोडक्ट को आपने यहां पर फॉर एग्जांपल सेपरेट कर लिया। अब इसमें अगर कुछ इंप्योरिटीज लगी हुई हैं तो उनको निकालने के लिए सेकंड मेथड यूज किया जाएगा, प्यूरिफिकेशन।
याद रखिए कि सेपरेशन प्लस प्यूरिफिकेशन, इन दोनों स्टेप्स को नाम दिया गया डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। विच प्रोसेस? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के बाद यानी सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के बाद ये जो आपका डिजायरेबल कंपाउंड है, इस डिजायरेबल कंपाउंड को सुइटेबल प्रिजर्वेटिव के साथ फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे इसमें, मतलब ये एडिशनल केमिकल कंपाउंड होते हैं जो आपके डिजायरेबल प्रोडक्ट को डिग्रेड नहीं होने देंगे। प्रिजर्वेटिव के बाद अब इसको अगर समझो ये आपने ड्रग ऑब्टेन की है, कोई एक केमिकल है, ऑर्गेनिक केमिकल ड्रग है, तो इसका क्लिनिकल ट्रायल लेना पड़ेगा आपको। क्लिनिकल ट्रायल के लिए माइस हैं, रैबिट है, फिर मंकी हैं। अगर ये सबके ऊपर सक्सेस हो जाए तो फिर गवर्नमेंट को और डिफरेंट कंपनीज को सैंपल सेंड करना पड़ेगा। वो सैंपल का क्वालिटी चेक करेंगे, मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वराय होता है, अलग अलग होता है। फिर जब क्वालिटी चेक हो गई कि भाई बढ़िया प्रोडक्ट है, इसमें कोई ड्रॉबैक्स नहीं है और ये इंसानों को इस्तेमाल करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो फिर फाइनली मार्केटिंग की जाएगी, फिनिशिंग की जाएगी और आप इससे प्रॉफिट ले सकते हैं या सर्विस दे सकते हैं ह्यूमन बीइंग को। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोरिएक्टर एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी।